नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So start with section 94. This section is very important for your prelims exam, and many questions you will see from this. And in fact, every line of section 94 has the potential for generating question in prelims exam. Objective exam में section 94 से क्वेश्चन आने की अति संभावना है। तो एक एक शब्द से आपको ध्यान रखेंगे आप लोग। प्लीज गो टू सेक्शन, जो हेडिंग ऑफ द सेक्शन 94, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सेक्शन 94 से ही क्वेश्चन, हेडिंग से क्वेश्चन आया है, विच सेक्शन डील्स विद द सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सेक्शन इज व्हाट? 94। सही है। इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं आपको सेक्शन 151 में सिविल कोड को। एंड सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स ये है कि इन द नेचर ऑफ ये इनहेरेंट पावर्स ही हैं, एक जनरल पावर है कुछ कि सामान्य ऑर्डर कहां कहां पास कर सकती है कोर्ट, तो सेक्शन 94 में दे दिए गए। लेट्स रीड इट। पहली लाइन क्या है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, यानी कि न्याय के उद्देश्यों को विफल ना हो ऐसा रोका जा सके, न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस कह सकते हैं, यानी कि न्याय के उद्देश्य विफल ना हो। तो कोर्ट कौन कौन से ऑर्डर कर सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। तो इसमें जो ऑर्डर्स आएंगे यहां पर, है ना, तो वो आपको याद रखने हैं। तो ये पहली जो लाइन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट, कि कोर्ट विल पास द ऑर्डर्स व्हेन it is necessary to prevent the ends of justice from being defeated. This is the first requirement. And second, if it is so prescribed, अगर ये prescribed है, prescribed का मतलब है prescribed by rules, means इन ये जो निम्नलिखित orders आएंगे, these orders should be in compliance with the rules in provided in CPC. CPC में जो orders and rules हैं उनके अंतर्गत अगर इसका नियम है तभी ये ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दो रिक्वायरमेंट हुई। प्लीज सी दिस, इस लाइन को पढ़िए आप। अंडर सेक्शन 94 सीपीसी द कोर्ट कैन पास अबव ऑर्डर्स, जो मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना। कब? टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, एक बात। एंड दूसरा, इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब्ड, डोंट फॉरगेट दिस फ्रेज ऑल्सो। इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब्ड, अगर यह निर्देशित किया गया है, उसमें दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक ऑर्डर आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अभी क्या आएगा? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर आएगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर किया जा सकता है।
तो इन ऑर्डर्स को whether there are rules or not, these orders can be passed only in conformity with the rules given in the CPC. आप समझ रहे मेरी बात? तो ये जो दो फ्रेजेस को याद रखेंगे. डोंट फॉरगेट एग्जामिनर साहब कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू लाइन्स ऑल्सो. नाउ कम टू द ऑर्डर्स. ए, इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट. डिफेंडेंट को अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं. पहला ऑर्डर, टू डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? टू इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट. कोर्ट के सामने प्रोसेस करने के लिए. टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस. उससे पूछा जाएगा, नाउ प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस. बिकॉज कोर्ट को एप्रीहेंशन है कि शायद आप नहीं आओगे कोर्ट के सामने, तो देयरफॉर यू विल हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट. गिव सिक्योरिटी. एंड इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर फॉर द सिक्योरिटी, कमिट हिम टू द सिविल प्रिजन. सो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना कर सकती है कोर्ट एक बार. एंड इफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सिक्योरिटी गिवन बाय द डिफेंडेंट कैन बी कमिटेड टू सिविल प्रिजन. So these are the orders which the court may pass to prevent the ends of justice from being defeated. बात समझ में आ गई आपको? This is the first order. Why the court is passing such order? Because to prevent the ends of justice from being defeated. न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से बचाने के लिए. लेकिन शर्त क्या है? If it is so prescribed, it means what? जो warrant of arrest है, जो civil prison का जो है, जो भेजेंगे, that should be in conformity with the rules of the CPC. Regarding जो arrest detention के जो rules हैं, उनके accordingly अगर prescribe कर रखा है procedure, you will have to follow that procedure. समझ में आ गई बात? नहीं तो दोनों, तो ये this is the first order. आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि out of following orders which can be passed by the court to prevent the ends of justice under section 94. धारा 94 में कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकती है? आपको उन ऑर्डर्स को टिप्स पे रखना पड़ेगा. 1 2 3 4. तो पहला ऑर्डर क्या है? अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड कमिटिंग टू सिविल प्रिजन. कर लेंगे अब? समझ में आ गया? बढ़े आगे. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस स्लाइड एज वेल. देखो सी, द कोर्ट क्या कर सकती है? इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट. व्हाई? Why he should not give security for his appearance, and if he fails, commit him to civil prison. तो इन स्लाइड्स को आप ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन का हल हो जाएगा. Why court is passing such order? To prevent the ends of justice from being defeated. समझ में आ गई बात आपको? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट. This is the next order. Direct the defendant to furnish security to produce any property. Direct the defendant to furnish security to produce any property. की आप सिक्योरिटी दीजिए कि that you will produce the property belonging to him and to place the same at the disposal of the court. तो this is the order. और ऑर्डर क्या कर सकती है? ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी. किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर कोर्ट कर सकती है. तो पहला क्या हुआ? वारंट ऑफ अरेस्ट हुआ, ऑब्लिक सिविल प्रिजन. ठीक है. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ध्यान रहेगा आप लोगों को. क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे आएगा? इन ऑर्डर्स को याद रखना है आप लोगों ने. देखो सीपीसी मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये कि हमें पढ़ने का तरीका आना चाहिए. हमने पढ़ना है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स. हमें जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सीपीसी को, कहां से क्वेश्चन मीट आउट होते हैं. नेक्स्ट, सी, ग्रांट ए टेम्पररी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयरऑफ टू द सिविल प्रिजन. दिस इज द थर्ड ऑर्डर. कोर्ट कैन ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन. सही है. पहला कौन सा था? वारंट ऑफ अरेस्ट. सेकंड कौन सा था? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी था. एंड थर्ड इज वो टेम्पररी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयरऑफ टू द सिविल प्रिजन. अगर कोई व्यक्ति टेम्पररी इंजंक्शन का उल्लंघन करता है, देन ही कैन बी सेंट टू सिविल प्रिजन. ही कैन बी कमिटेड टू सिविल प्रिजन एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच्ड एंड सोल्ड. और उसकी संपत्ति को अटैच कर ले जाए और बेच दिया जाए. तो टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर कर सकते हैं. क्यों करेगी? अगेन वही, टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब्ड
लेकिन इस ऑर्डर का उल्लंघन किया अगर टेम्परेरी इंजंक्शन का, तो अगेन क्या किया जा सकता है, द पर्सन जो डिसओबीडियंट है, द पर्सन हु इज डिसओबीडियंट कैन बी सेंट टू सिविल प्रिजन एंड हिज प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी अटैच्ड एंड सोल्ड। तो इन सभी फ्रेजेस पर जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है, यू विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम इन प्रीलिम्स एग्जाम। कर लेंगे आप, प्लीज हाईलाइट दिस। नेक्स्ट, अगेन अपॉइंट ए रिसीवर, appoint a receiver of any property and enforce the performance of his duties by attaching and selling his property. This is the next order which can be passed. Again, why this order can be passed? To prevent the ends of justice from being defeated, and again if it is so prescribed, order 40, appointment of receiver. सही है, तो it is prescribed, okay, you can also order for this receiver का appointment. अब receiver की जो duties हैं उनको एनफोर्स करने के लिए भी ऑर्डर पास कर सकती है। अपॉइंट ए रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। रिसीवर मींस कोर्ट, आम भाषा में समझ लीजिए, कोर्ट एक अपने ऑफिसर को अपॉइंट करती है कि यू कैन रिसीव द प्रॉपर्टी, और फिर वो इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो बहुत जनरल बता रहा हूं आपको, रिसीवर का मतलब ये है, अदरवाइज हम लोग ऑर्डर 14 पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसकी जो ड्यूटीज है रिसीवर की, कैसे एनफोर्स की जा सकती है? बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। कर लेंगे आप। नेक्स्ट, मेक सच अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। कोई ये जनरल बात हो गई। अब मेक सच अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स एज मे बी कन्वीनियंट, जस्ट एंड कन्वीनियंट। तो ये आपके ABCDE 5 काइंड ऑफ ऑर्डर्स हो गए which can be passed under section 94, and the purpose is what? To prevent the ends of justice from being defeated, and if it is so prescribed. So you will have to learn it. कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? वारंट ऑफ अरेस्ट, कमिटमेंट टू सिविल प्रिजन, फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, टेम्परेरी इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सच इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। है कि नहीं है? देयर इज अ लिस्ट ऑफ दिस। सही कर लेंगे अपने अभी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 94। ठीक, दैट्स इट। प्लीज कम टू सेक्शन 95। सेक्शन 94 एंड सेक्शन 95, these two sections should be read together always, because 95 is interlinked to 94. अगर 94 नहीं होता तो 95 नहीं होता। फिर समझ में आ रही बात आपको? एंड हेडिंग से ही क्वेश्चन कई बार आता है। देखिए क्या हेडिंग क्या है? कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। अगर आप अरेस्ट का ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से, या अटैचमेंट का ऑर्डर करवा लेते हैं, या इंजंक्शन का ऑर्डर करा लेते हैं इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर, देन यू विल हैव टू कंपनसेट द डिफेंडेंट। हाउ मच कंपनसेशन कैन बी गिवन? मैक्सिमम 50,000। यहीं से क्वेश्चन इसमें आता है, डिटेल से पढ़ लेते हैं एक बार। Where in any suit in which an arrest or attachment has been effected, please highlight these 3 keywords: arrest, attachment, or a temporary injunction granted. Please see, I am repeating it. You will see the question here. Specific orders हैं. If the arrest has been effected, if the attachment has been effected, means किसी को अरेस्ट कर लिया गया या किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, और एक टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटेड, कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, किसमें? इन एनी सूट। समझ में आ गई बात? अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन का मतलब क्या हुआ? सेक्शन 94। इट मीन्स व्हाट? सेक्शन 94 के अंतर्गत यदि किसी सूट में कोर्ट ने कोई अरेस्ट, अटैचमेंट या टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया, आ गई बात समझ में? तो 95 इज स्पेसिफिकली डीलिंग विद दीज 3 ऑर्डर्स: अरेस्ट, अटैचमेंट एंड इंजंक्शन। आई रिपीट सो मेनी टाइम्स सो दैट आपको याद हो जाए। हो जाएगा? नेक्स्ट, अब इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट, इट अपीयर्स टू द कोर्ट, कोर्ट को कैसा लगता है? दैट such arrest, attachment और injunction was applied on insufficient grounds, अपर्याप्त आधार पर उसको अप्लाई किया गया था। किसको ऐसा लगता है? कोर्ट को ऐसा लगता है। आ रही बात समझ में नहीं आई आपको?
कोर्ट को ऐसा लगता है, इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन वाज अप्लाइड फॉर ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स या और द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स, प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया था वो फेल हो जाता है, दैट इज रिजेक्टेड और डिसमिस्ड, व्हाटएवर इट फेल्स अल्टीमेटली, and it appears to the court that there was no reasonable or probable ground for instituting the same. एंड कोर्ट को क्या लगता है कि इस सूट को लाने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार था ही नहीं। तो दो बातें हो गई, पहली बात कि आपने जो अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन को इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर प्राप्त किया, या आपका सूट दैट सूट वाज बेसलेस सूट एक्चुअली। तो दो अलग अलग ग्राउंड्स हो गई, अरेस्ट अटैचमेंट एंड इंजेक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। सेकंड, ब्रिंगिंग सूट ऑन बेसलेस ग्राउंड्स which ultimately fails. It appears to court. बात समझ आ गई नहीं आ गई? What appears to the court? That you obtained the order of arrest, attachment or injunction on insufficient grounds. Secondly, if your suit fails, you brought this suit, you filed this suit on grounds which were insufficient. Okay, there was no reasonable or probable grounds for, आपको वो सूट लाना ही नहीं चाहिए था। एक होता है सूट का डिसमिसल ऑन मेरिट्स, ऑन लैक ऑफ एविडेंस, कि प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं कर पाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक है नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड्स फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम, कोई ग्राउंड नहीं थी लाने की, सही है। देन द डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट एंड कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन अवॉर्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय इट्स ऑर्डर such amount not exceeding 50,000 rupees. Please highlight this, not exceeding 50,000 rupees, as it deems a reasonable compensation to the defendant for the expenses or injury, including injury to reputation caused to him. So then compensation of rupees not exceeding 50,000 rupees, ये 1000 का हो सकता है, 2000 का, 5000 का, 45,000 का, 49,000 का, एंड मैक्सिमम 50,000 का, 51,000 का नहीं होगा, मैक्सिमम 50,000 तक का कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है कोर्ट। सही है। किसको अवॉर्ड करेगी? डिफेंडेंट को करेगी, ऑन हिज एप्लीकेशन करेगी। कब करेगी? व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? कि सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन वाज अप्लाइड फॉर इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। दूसरे ग्राउंड क्या है कंपनसेशन देने का? दैट द प्लेंट, पहली शर्त, सूट ऑफ प्लेंटिफ फेल्स एंड इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट इट वाज ब्रॉट that there was no reasonable or probable ground for instituting the same. समझ में आई बात आपको? तो क्वेश्चन कहां से आएगा कि सेक्शन 95 में मैक्सिमम कितना कंपनसेशन दिलाया जा सकता है? दैट इज 50,000 रुपीज। कौन कौन से ग्राउंड्स पे, कौन कौन से ऑर्डर्स? अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन पर। रिसीवर नहीं है यहां पर, ध्यान रखना। सही, अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन लगाया जा सकता है। कर लेंगे आप लोग अब। नाउ क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रीजनेबल कंपनसेशन दिलाया जा रहा है वो कौन कौन से काम के लिए दिलाया जा रहा है? टू द डिफेंडेंट फॉर द एक्सपेंसेस, उसके जो खर्चे हुए उस सूट को डिफेंड करने में। दूसरी बात, उसको जो नुकसान हुआ, इंजरी, इंक्लूडिंग द इंजरी टू रेपुटेशन, ये ध्यान रखना। अब एक इंसान है, मान लीजिए हमारे साहब बैठे हैं चश्मे वाले, ये इस इलाके के जाने माने व्यापारी, धन्ना सेठ और सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत रेपुटेशन है इनकी, ठीक। बट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ ही वाज अरेस्टेड इन ए सिविल सूट, सही। एंड कोर्ट इट अपीयर्स लेटर ऑन टू द कोर्ट दैट सच अरेस्ट वाज अप्लाइड ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, बट ही वॉज डिफेम्ड। लालाजी अरेस्ट हो गए, लालाजी अरेस्ट हो गए, लालाजी अरेस्ट हो गए, दुनिया भर में इनकी बेइज्जती हो गई, सही है। लेकिन इट मीन्स व्हाट? लॉस ऑफ रेपुटेशन भी हुआ। लिबर्टी तो चेक हुई, लॉस ऑफ रेपुटेशन भी हुआ। लेकिन मैक्सिमम जो पनिशमेंट है आपको, सॉरी मैक्सिमम जो कंपनसेशन है आपको, वो कितना मिलेगा? 50,000, नॉट एक्सीडिंग 50,000। इसीलिए स्पेसिफिकली कहा गया है इंजरी इंक्लूडिंग इंजरी टू द रेपुटेशन। समझ आ रही बात आपको? 95 की बात है, सेक्शन 95 में ले रहे हैं अगर आप ये। इफ यू आर अप्लाइंग अंडर सेक्शन 95 फॉर कंपनसेशन, देन मैक्सिमम कंपनसेशन कैन बी अवॉर्डेड टू यू 50,000 रुपीज इंक्लूडिंग फॉर डिफेमेशन।
इस क्वेश्चन पर इंक्लूडिंग इंजरी टू रेपुटेशन पर क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, कर लेंगे अब, बढ़े आगे, वेरी गुड। सो नाउ provided that court shall not award under this section an amount exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction, this is a limitation कि कोर्ट का जो pecuniary jurisdiction है, pecuniary jurisdiction का मतलब है कि वो कितने अमाउंट तक का वो कोर्ट सूट सुन सकती थी। अगर उस कोर्ट की अपना जो pecuniary jurisdiction है वो केवल 25,000 तक का है या 30,000 रुपए तक के सूट सुन सकती है, देन वो जो कंपनसेशन अवॉर्ड करेंगी 50,000 का नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनकी लिमिट ही 30,000 तक की है। इसीलिए द कोर्ट शैल नॉट अवॉर्ड अंडर दिस सेक्शन व्हाट एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पीक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, जितनी लिमिट्स होगी उसके अंतर्गत ही कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर उदाहरण, आपकी कोर्ट है, यू आर ए सिविल जज एंड योर पीक्यूनियरी जुरिसडिक्शन इज टू हियर द केसेस ओनली अप टू ₹30,000। इनकी जो लिमिट है वो केवल 30,000 रुपए तक के जो सूट वैल्यू है उसी को सुन सकते हैं। ये उस सूट में किसी व्यक्ति के प्लेंटिफ ने ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स इंजंक्शन प्राप्त कर लिया, सेक्शन 95 की कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई। नाउ डिफेंडेंट इज सीकिंग कंपनसेशन फ्रॉम यू। आगे बढ़ सकते में, तो एज पर सेक्शन 95 कितना कंपनसेशन दे सकते हैं आप? मैक्सिमम 50,000। लेकिन इफ यू रीड दिस, you cannot exceed your pecuniary limits also. What is your pecuniary limit? 30,000. So in that case you can pass an order for compensation only to the extent of maximum of 30,000, क्योंकि आपकी लिमिट ही नहीं है उससे ज्यादा। आगे बस नहीं आ गई। एक व्यक्ति की 1 लाख है, आप सिविल जज दूसरी कोर्ट में, दूसरे किसी क्षेत्र में, आपकी जो पीक्यूनियरी लिमिट है वो ये है कि आप 1 लाख रुपए तक के सुन सकते हैं। अब 50,000 रुपए आपकी लिमिट के अंतर्गत आ जाते हैं, आप 50,000 रुपए तक अवॉर्ड कर सकते हैं कंपनसेशन। तो ये एक लिमिटेशन है कोर्ट पर कि व्हाइल अवॉर्डिंग कंपनसेशन कोर्ट विल हैव टू सी ऑन द वन हैंड मैक्सिमम कंपनसेशन कितना? 50,000 रुपए भी, लेकिन मेरी खुद कितनी औकात है, अगर मैं 50,000 तक का दे ही नहीं सकता, मैं 30,000 का दे सकता हूं, मैं 30,000 से ऊपर तक के मुकदमे सुन ही नहीं सकता, तो 30,000 रुपए से ऊपर तक का कंपनसेशन अवॉर्ड भी नहीं कर सकता मैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, बोल रहा हूं आपको मैं। एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन। भैया रेस जुडिकेट अप्लाई हो गया यहां पर, इस तरह ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, कि अगर इस सेक्शन 95 में ऑर्डर कर लिया आपने, ले लिया आपने, एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन, सही है, एप्लीकेशन फॉर व्हाट? एप्लीकेशन सीकिंग व्हाट? कंपनसेशन, शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन, यू कैन नॉट ब्रिंग सेकेंड सूट। आप कोई दूसरा सूट लेके नहीं आ सकते आप। अब देखिए, सूट नहीं था ये था एप्लीकेशन। दिस वाज एन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग कंपनसेशन, दिस वाज नॉट ए सूट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? An order determining any such application shall bar what? This is, see this side, any suit for compensation in respect of such arrest, attachment or injunction। इस तरह की अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन कैसी? ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। इसके बेस पे अगर आप चाहोगे तो कोई सूट लेकर नहीं आ सकते, लेकिन क्या रेमेडी है? यू डोंट ब्रिंग एनी एप्लीकेशन। आप 95 में मत लाओ ना फिर। इफ यू वांट टू ब्रिंग सेपरेट सूट यू कैन ब्रिंग इट, अगर आपको जस्टिफाइड लगता है तो, है कि नहीं है? लेकिन 95 में रेमेडी अवेल करने के बाद में यू विल नॉट बी अलाउड टू अवेल सेकंड रेमेडी। तो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। कर लेंगे आप। और यहीं से देखो, मेंस में भी, प्रीलिम्स में क्या है कि आपको ऑप्शन दे देते हैं। इन्हीं ट्रिकी पॉइंट्स पर मेंस में एक प्रॉब्लम बना करके आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? सी, ये पूछा जाएगा कि ए इज द डिफेंडेंट इन ए सूट ब्रॉट बाय बी। ठीक, ए इज अरेस्टेड ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स एंड लेटर ऑन ही हैज अवेल्ड कंपनसेशन अंडर सेक्शन 95। ही wants to bring a separate suit for compensation. Decide.
तो आपको पूरी 95 को समझाते हुए ये बात को समझाना पड़ेगा कि नो, ही कैन नॉट ब्रिंग सेकेंड सूट। जो सूट है, सूट आफ्टर अवेलिंग द रेमेडी अंडर सेक्शन 95 इज बार्ड, इट इज नॉट मेंटेनेबल। अब बात समझ आ गई आपको? तो ये मेंस की प्रॉब्लम बन जाएगी आपकी। तो इस बात में मत जाना कि मैं प्रीलिम्स कह रहा हूं तो केवल कि मेंस की क्लास नहीं आई है। उन बारीकियों को अगर हम लोग समझ गए हैं तो इन्हीं पर प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास। बढ़े आगे, नेक्स्ट। तो मैं समराइज करता हूं इसको, हर पॉइंट को दोबारा समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95 इन एनी सूट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट, ये ध्यान रखना, डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पर कोर्ट अवार्ड करेगी। पहली बात, कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन टू हिम, फाइन। दिस इज द कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड टू डिफेंडेंट, नॉट टू द प्लेंटिफ। सही है? एक बात ध्यान रखना, टू बी पेड बाय द प्लेंटिफ। हु इज पेइंग कंपनसेशन? प्लेंटिफ इज पेइंग कंपनसेशन। किस लिए पे कर रहा है? फॉर द एक्सपेंस और इंजरी, इंक्लूडिंग इंजरी टू रेपुटेशन, कॉस्ट टू हिम, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन में बी 50,000 रुपीज। समझ में आई बात? नेक्स्ट। तो रिपीटेशन करने से कोई फायदा नहीं है, मेरे ख्याल से काफी कुछ समझा दिया है मैंने। जो लिमिटेशन समझ लीजिए इसमें, सेक्शन 95 में जो लिमिटेशंस हैं, कोर्ट कांट अवार्ड मोर देन 50,000 रुपीज, एक लिमिटेशन ये है, ठीक है। कोर्ट कांट अवार्ड एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। तो ये क्या हो गया? पिक्यूनरी लिमिटेशन हो गया, हाँ है ना। कोर्ट कैन अवार्ड कंपनसेशन ओनली अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट, प्रोसीजरल लिमिटेशन। Court must be satisfied that above mentioned orders are obtained without sufficient grounds or suit which failed was instituted upon without reasonable grounds। ये आपकी substantive limitations हो गई। तो उसी सेक्शन को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और ये बात मत भूलिएगा, एंड ऑर्डर डिटरमाइनिंग सच एप्लीकेशन shall bar any suit for compensation। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 95। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 94 और 95 को आपको एक साथ मिलकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों। लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर देंगे। आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फ्री टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो।